वेलकम एवरीवन। ये हमारे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का सेकंड पार्ट है। हम सीखेंगे स्टॉक सिलेक्शन के बारे में कि स्टॉक को सिलेक्ट किया कैसे जाए। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है किसी भी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो के लिए, तो पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपका एक डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर या बैंकिंग ब्रोकर के पास आप खोल सकते हैं। उसके बाद हम चार्टिंग के लिए यानी चार्ट देखने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। ये कम्प्लीटली फ्री है, जिसमें बेसिक जो हमें चीज़ें चाहिए, टूल्स चाहिए, वो सब कुछ फ्री में इसमें मिल जाता है। आपको जस्ट ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाना है, इसके ऊपर आपकी आईडी होनी चाहिए, आपको आईडी बना लेनी है। अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमें वॉच लिस्ट प्रिपेयर करनी है। वॉच लिस्ट में जाके हमें चार्ट्स को ऐड करना है अलग अलग। उसके लिए आप एक लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम जाके गूगल पे लिखिए निफ्टी 50 स्टॉक्स और जो 50 स्टॉक आएंगे आप वो यूज़ कर लीजिए, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। 50-100 आपको जितना ठीक लगे आप उतना ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमको चार्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम प्योरली चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। चार्ट्स का एक बहुत ही बेसिक एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्बली क्या होते हैं? सपोर्ट का मतलब जहाँ पे ऐसा कोई चीज़ जिससे हमें सपोर्ट मिले, जो हमें एक टाइम के बाद रोक दे, या मान लीजिए हम लाइफ में कहीं बहुत पीछे जा रहे हैं तो उससे हमें सपोर्ट मिल जाए, कोई हमें संभाल ले, तो उसे सपोर्ट कहते हैं। और रेजिस्टेंस कोई भी एक ऑब्स्टिकल हो सकता है, लाइफ में भी रेजिस्टेंस आ सकती है, या हम जब कोई काम कर रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस आ रही है, या फिर रेजिस्टेंस बैंड है जो हम जिमिंग में यूज़ करते हैं, मतलब वो चीज़ों को मुश्किल बनाता है या स्टॉप कर देता है। तो बेसिकली इन वर्डों से ये निकला है। अब इसे हम चार्ट में कैसे यूज़ करें? एक स्टॉक बढ़ रहा है उसके अंदर, अब वो जाता गया मान लीजिए वो 80 रुपीज़ से बढ़ रहा है, वो 80 से जाता 100 रुपीज़ के पास गया। अब 100 रुपीज़ के बाद किसी भी रीज़न से उसके अंदर स्टॉक फॉल होने लगा, किसी बड़े इन्वेस्टर को लगा कि अब यहाँ पे बेच देना चाहिए किसी भी रीज़न से, तो वो नीचे गिरने लगा और वो गिरता गिरता 60 रुपीज़ पे आ गया। फिर वहाँ से 60 रुपीज़ से उसके अंदर बाइंग होने लगी। किसी बड़े म्यूचुअल फंड को, इन्वेस्टर को, या किसी को भी फील हुआ कि ये अच्छा प्राइस है इस स्टॉक को खरीदने का, और वहाँ से बाइंग आने लगी। अब जब वो स्टॉक वापस 100 रुपीज़ के पास जाएगा तो वो अगेन उस जगह पे कुछ टाइम के लिए रुकेगा। वो इसलिए वहाँ पे रुकेगा क्योंकि जो पहले के वहाँ पे इन्वेस्टर्स फंसे हुए होंगे, जिन लोगों ने 100 रुपये पहले बाइंग कर ली होगी, अब उनको ये निकलने का मौका मिलेगा। या उसे आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि वहाँ पे 100 रुपये के पास जब पहले बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, तो 100 रुपये के पास अगेन न्यू सेलर्स या जो पुराने फंसे हुए इन्वेस्टर थे वो एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से या तो स्टॉक वहाँ फिर से रुकेगा या वहाँ से फिर से गिर सकता है। ये फिनोमेना बहुत बार होता है मार्केट के अंदर, और ये यूजुअली हर चार्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। भले आपको इसकी बेसिक समझना है कि ये क्यों होता है एक्चुअली, पर लेकिन हमें चार्ट के अंदर दिखना चाहिए कि ये एक्चुअली होता कैसे। तो अभी उसके हम एग्जांपल्स को भी आगे समझेंगे कि वो कैसे कैसे चार्ट में दिखता है, बट लेकिन एक बेसिक चीज़ है वो क्लियर रहनी चाहिए। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में जैसे समझाया कि 100 रुपये पे जाके स्टॉक रुकने लगा, सेम गोज जब स्टॉक नीचे आया था 60 रुपये के पास, तो वहाँ से बाइंग आ गई थी। यानी कि अगर फिर से इन फ्यूचर कभी वो स्टॉक 60 रुपये के पास आएगा या गिरेगा, तो वहाँ से फिर से उसके अंदर बाइंग आने के चांसेस होते हैं। ऐसे चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि पास्ट में भी वहाँ पर एक अच्छी बाइंग आई थी, तो लोगों को ऐसा फील होता है कि यहाँ ये एक अच्छा जोन है बाइंग करने का। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लोगों को लगता है कि ये जोन है अच्छा बेचने के लिए या जोन है अच्छा खरीदने के लिए, वहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो जोन्स रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाते हैं। अब आपको भले ये चीज़ कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर ना हुआ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस अप्लाई करना आना चाहिए। तो हम सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब जब फर्स्ट टाइम आप ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे तो हो सकता है आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे ये वॉच लिस्ट कैसे बनानी है एंड एवरीथिंग, इसका ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अभी उसमें मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा। सो आपको जस्ट ओपन करना है एंड यहाँ पे हमें टेक्निकल चार्ट इसका ओपन हो जाएगा, जो कि हम यूज़ करेंगे स्टॉक पिकिंग के लिए। तो अभी करंटली ये निफ्टी शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम्स है, इन सब अभी लाइन्स पे ध्यान मत दीजिए, मैं एक्चुअली इसे रिमूव भी कर देता हूँ। यहाँ पे टाइम फ्रेम है, डी लिखा है मतलब डे, मतलब एक इसके अंदर ये जो कैंडल है ये 1 डे की है। एक कैंडल का क्या मतलब, वो बेसिकली मान लीजिए कि अगर एक 1 डे की कैंडल, इसका मतलब कि मार्केट अगर सुबह 9:15 बजे खुला और 3:30 बजे बंद हुआ, तो उस डे में जितनी मूवमेंट आई, जहाँ खुला और जहाँ बंद हुआ, वो सारी मूवमेंट हम एक कैंडल के ज़रिए या एक बार के ज़रिए शो करते हैं। अगर मैं इस पर ऐसे होवर करूँगा तो यहाँ पे ऊपर लिखा आएगा OHL&C। ओ मतलब ओपन, जिस रेट पे मार्केट ओपन हुआ। एच मतलब हाई, मार्केट ने क्या लगाया, हाईएस्ट पॉइंट क्या था मार्केट का, लोएस्ट पॉइंट क्या था, और क्लोजिंग पॉइंट क्या था। तो इन 4 पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। यहाँ पे
ये अगर एक ग्रीन कैंडल बनी है यानी कि खोला नीचे और बंद हुआ ऊपर, यानी कि मार्केट पॉजिटिव रहा उस दिन। अगर रेड है यानी खोला ऊपर और कैंडल का क्लोज नीचे आया यानी मार्केट क्लोज नीचे हुआ, यानी कि वो एक बेरिश या फॉलिंग डे रहा। अब हम स्विंग ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट मुझे टाइम फ्रेम लगता है वो डेली का लगता है, यानी कि एक कैंडल एक डे का ही डेटा दिखाए। अभी ये वीकली कैंडल खुली है, यानी कि एक जो कैंडल है वो पूरे एक वीक का डेटा दिखा रही है, यानी मंडे से फ्राइडे में जितनी भी चीज़ें हुई, यानी मंडे 9:15 बजे मार्केट जब खुली वो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, वो वाला पॉइंट है। एंड फ्राइडे की क्लोजिंग यानी 3:30 बजे जब क्लोज हुआ प्राइस, उसकी क्लोजिंग यहाँ पे एक कैंडल के अंदर शो हो रही है। बट लेकिन हम डेली चार्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि उसके अंदर जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं वो ठीक रहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बेसिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का, उसको समझते हैं। तो मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ कोटक बैंक का। यहाँ पे आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो और यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको मैं खोल लेता हूँ। अब आपको शो करने के लिए अभी मैंने इसे वीकली चार्ट में खोल लिया, लेकिन हम उसे डेली चार्ट में यूज़ करेंगे जब मैं आपको फर्दर चार्ट्स दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये रैंडमली एक चार्ट शो हो रहा होगा कि कैसा कैसा रैंडम मूव कर रहा है, बट लेकिन इसके अंदर हमें पैटर्न्स ढूंढने हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें पैटर्न शो हो सकते हैं। मेनली हमें वही चीज़ करनी है इसके अंदर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे ये टूल्स हैं अलग अलग। यहाँ पे हमें बेसिक सिर्फ इस टूल के अंदर जाना है और हमें एक हॉरिजेंटल लाइन यूज़ करनी है। ये सब कैसे यूज़ करना है आप ट्यूटोरियल में सीख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको जस्ट एक सिंपल टूल दिखा रहा हूँ। अब मैं इस पॉइंट पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पॉइंट कवर हो जाए। मैं ऐसा लाइन खींचना चाह रहा हूँ जिसके अंदर मोस्टली पॉइंट टच हो रहे हो। उस लाइन को हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट मान के चलेंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए, एक बार यहाँ टच हो रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एक बार यहाँ टच हो रहा है, फिर यहाँ पे टच हो रहा है ये, देन यहाँ टच हो रहा है, देन यहाँ, एंड 5 टाइम्स इस लाइन के ऊपर ये टच हो रहा है। अब मैंने जैसे आपको क्या बताया, जब एक प्राइस के पास जाने के बाद अगर स्टॉक वापस बार बार गिरे तो उस जगह को रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब वहाँ पे जाने के बाद उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, उसको मुश्किल हो रही है पार करने में। तो जब प्राइस यहाँ पे गया यानी कि 1950 1970 के पास गया तो यहाँ पे स्टॉक रुक गया। फर्स्ट टाइम ये गिरा 10 जनवरी 2022 में, ये नीचे तक आया। जैसे अगेन कोशिश करी, फिर ये नीचे आ गया, अगेन कोशिश करी, फिर ये नीचे आ गया। मल्टीपल बार ऐसा होता रहा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे या तो कोई अच्छा सेलर बैठा है, यानी कोई बड़ी अमाउंट में क्वांटिटी लेके बैठा है जिसको जो चाहता है कि इससे ऊपर प्राइस ना जाए, या कोई भी रीज़न हो सकता है, हमें उसके अंदर ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन हमें पता चल गया कि यहाँ से गिर जाता है, तो इसको हमने एज अ रेजिस्टेंस मार्क करके रख लिया जो कि हम फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ। अब सेम एक लाइन में नीचे की तरफ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये पॉइंट दिख रहा है जिसमें मल्टीपल 3 बार यहाँ पे मिल चुका है, यानी कि जब भी ये 1650 की रेंज में आता है तो यहाँ से इस पर बाइंग आने लग जाती है। एक बार यहाँ आई 2021 में, देन 2022 में, देन 2023 में, इन 3 साल से बाइंग आने लग जाती है। अब ये भी एक क्राइटेरिया रहेगा जब हम स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे होंगे। अब स्टॉक सिलेक्शन में एक टूल हम और यूज़ करेंगे जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जो इसे एक इंडिकेटर बोला जाता है। इंडिकेटर यूजुअली प्राइस के कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट्स को लेके बनाए जाते हैं और उसके अंदर पीछे कैलकुलेशंस रहती है। ये इंडिकेटर काफ़ी पुराना बना हुआ है और बेसिकली ये क्या ट्रैक करता है कि स्टॉक के अंदर कितना मोमेंटम है, मतलब वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है या कितनी तेज़ी से गिर रहा है, या उसके अंदर वो कितना फ्लैट है। इस चीज़ को ये मेजर करता है बेसिकली। तो अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्टॉक मूव करता है उसे एक स्विंग कहते हैं, हमें उसी को कैप्चर करना होता है। तो अगर जब तक स्टॉक मूव ही नहीं करेगा एक स्विंग में तब तक उसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं आएगी, इसलिए हमें मूवमेंट वाला ही इंडिकेटर यूज़ करना है। तो यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन है, दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हम RSI सर्च करेंगे। ये हमारा नीचे ही RSI इंडिकेटर आ चुका है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब जो मैंने प्रैक्टिस से समझा है, सीखा है, उसमें मुझे समझ आया कि इसको हम अगर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स में, तो अगर इसके स्टाइल में हम यहाँ पे 60 एंड 40 सेट कर देते तो वो बेस्ट रहता है। ये 60 और 40 का क्या मतलब है, ये जो इंडिकेटर है ये मोमेंटम दिखा रहा है, यानी कोई प्राइस की एक्चुअल मूवमेंट नहीं दिखा रहा है कि स्टॉक में कैसे मूव करता है। ये सिर्फ दिखा रहा है कि किस रेंज में रहता है। यानी कि मान लीजिए आपने टेस्ट में कैसा एग्जाम दिया तो आप बेस्ट टू बेस्ट 100 जा सकते हैं या वर्स्ट टू वर्स्ट 0 जा सकते हैं। और यूजुअली आप कुछ ना कुछ लिख के आते तो
आपका 0 कभी नहीं आता है और आप इतना भी बेटर नहीं कर पाते कि 100 आ जाए। तो हमेशा 0 to 100 ही आपका मूवमेंट रहता है, यानी नंबर्स आपके मिलते हैं आपके उस सर्टेन एग्ज़ाम में से। तो उसी तरीके से ये दिखाता है कि अगर मान के चलिए हम टेस्ट वाला एग्जाम्पल ले लें कि अगर 60 से ऊपर मार्क्स हमारे आ गए तो हम उसे पास मान लेते हैं, 40 से नीचे आ गए तो हम उसे फेल मान लेते हैं। जस्ट ये उसको इस तरीके से दिखा रहा है, इसलिए मैंने 60 और 40 का रेंज यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जब जब ये स्टॉक है 60 के ऊपर जाता है तो स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी मोमेंटम दिखती है, और जब जब ये नीचे आ जाता है उससे तो इसके अंदर एक साइडवेज मूवमेंट आने लग जाती है। 60 से ऊपर तेज़ मूवमेंट, 40 से नीचे तेज़ गिरावट, और 60 to 40 के बीच में ये साइडवेज रहता है स्टॉक। साइडवेज का मतलब एक रेंज में रहता है, यानी देखिए ऊपर रेजिस्टेंस भी रहती है, नीचे सपोर्ट भी रहता है। ये BSC का चार्ट है, इसको मैंने पहले भी कवर किया था और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताया था, बट लेकिन मैं आपको फिर से इसका ओवरव्यू देता हूँ। अब नीचे देखिए इसमें RSI की लाइन है, मैंने वही 60 and 40 सेट किया हुआ है। अब इसके अंदर भी हम वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब जब किसी लाइन के ऊपर आके स्टॉक या तो तेज़ी से गिरने लग जाए, तेज़ी से वहाँ से बढ़ने लग जाए, तो वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाता है। तो सेम मैं उस चीज़ को RSI के अंदर भी ढूंढता हूँ। BSC के अंदर जब मैंने RSI डाला तो मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया, ये देखिए यहाँ पे, कि जब जब ये RSI 60 के ऊपर आता था, यानी ये जो 60 की लाइन है, ये ऊपर वाली 60 की लाइन है और ये नीचे वाली 40 की लाइन है, इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ। तो जब जब ये 60 के ऊपर आता था वहाँ से स्टॉक यहाँ पे टकरा के वापस स्टॉक ऊपर जाने लगता था। ये देखिए जब जब ये नीचे आता था वापस ये ऊपर की तरफ, जब जब नीचे आता था तो वापस ऊपर की तरफ। इससे क्या समझ आया कि ये जो स्टॉक है इसके अंदर बहुत मोमेंटम है और वो 60 के नीचे आना ही नहीं चाहता है, कम मोमेंटम में आना ही नहीं चाहता है। तो उसी चीज़ को मैंने इसके अंदर देखा था और इसके अंदर एंट्री ली थी मैंने यहाँ कहीं, क्योंकि इसने पास्ट में भी कई बार 60 के सपोर्ट ले रखा था, तो मैंने यहीं कहीं इसमें एंट्री ली थी। तो मैं बेसिकली प्राइस के अंदर, यानी ये जो हमारा ऊपर चार्ट आ रहा है इसके अंदर और नीचे RSI दोनों के अंदर सेम चीज़ ही देख रहा हूँ, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि कब कब किसी एक लाइन के ऊपर आके वो गिरने लगता है या लाइन के ऊपर आके वो बढ़ने लगता है। कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी एक पॉइंट पे जाके स्टॉक बार बार गिरता रहता है तो उसको हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं, लेकिन तब क्या हो जब वो उस पॉइंट को ब्रेक कर दे, यानी उस पॉइंट के ऊपर निकल जाए। यानी 100 रुपये से बार बार स्टॉक नीचे आ रहा था, लेकिन अब इस बार वो 100 रुपये पर रुका नहीं, वहाँ से ऊपर चलने लगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक आउट, यानी कि उस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेकआउट की बहुत अहमियत होती है टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि वो एक अच्छा क्लियर सिग्नल होता है हमारे चार्ट स्टॉक पिकिंग के लिए। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी डिक्सन का चार्ट है, इसके अंदर देखिए, ये मैं लाइन डाल के आपको समझाता हूँ। ये जो स्टॉक था ये बार बार यहाँ रुक रहा था, यानी कि 4700 के पास ये बार बार रुक रहा था। यहाँ पे अप्रैल 2022 में ये स्टॉप हुआ, सितंबर 22 में, देन नवंबर 22 में, देन जून में, एंड देन उसके बाद जब ये जुलाई 2023 में यहाँ पे आया तो इसने इसको पार कर दिया, यहाँ से वापस गिरा नहीं। जब इसने पार किया तो उसके बाद देखिए इसके अंदर कितना अच्छा मोमेंटम आया, ये सीधे 4700 से लेकर 6500 तक अभी तक बढ़े ही जा रहा है। इसके अंदर कोई भी बड़ा करेक्शन उसके बाद नहीं आया है, मतलब ये उसके बाद बीच में कभी भी ज़्यादा टाइम तक के लिए गिरा नहीं। क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि अगर चार्ट ने कोई ऐसा मेजर लेवल को ब्रेक किया है जहाँ से वो बार बार गिर रहा था, यानी उसके अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और उसके अंदर काफ़ी सारे बायर्स हैं। तो जब भी मैं चार्ट पर्सनली भी देखता हूँ, मैं यही ट्राई करता हूँ कि कहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, यानी कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ऐसा लेवल था जहाँ से बार बार स्टॉक गिर रहा था, लेकिन इस बार उसने उस स्टॉक के उस लाइन को क्रॉस कर दिया। ब्रेकआउट की बहुत अहमियत होती है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। सेम अभी इसका एग्जांपल हम रिलायंस के अंदर भी देख सकते हैं, जहाँ पे 2550 के अराउंड इसके अंदर एक रेजिस्टेंस बन गया था, बार बार ये यहाँ से गिर रहा था, और अभी रिसेंटली 2-4 हफ्ते पहले इसके अंदर ब्रेक हुआ है और देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के अंदर ऑलरेडी बनने लग गई है। और सेम उस चीज़ को हम यहाँ पे RSI के ऊपर भी समझ सकते हैं कि जैसे ही इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ, ये जो RSI की लाइन थी ये भी 60 के ऊपर कितनी तेज़ी से मूव करने लगी, एंड 60 का मतलब है कि उसके अंदर मोमेंटम बन रहा है, यानी वो तेज़ी से चलने वाला है अब स्टॉक। तो इस चीज़ को आपको चार्ट के ऊपर बहुत ध्यान से देखना है। तो अभी हमने यही समझा, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप समझ जाएंगे तो मान लीजिए आपकी ट्रेडिंग की जर्नी अब बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि अगर इन पैटर्न्स को ही हमें देखना है और उनको ढूंढते रहना है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है,
प्रैक्टिस के लिए आपको एक अच्छी सी अपनी आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने यहाँ FNO वॉच लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर सारे FNO के स्टॉक्स हैं। ऐसी आप कोई सी भी चार्ट लिस्ट बना सकते हैं, निफ्टी 50 के बना सकते हैं, टॉप 100 मार्केट कैप के हिसाब से बना सकते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप के बना सकते हैं। आपको जो अच्छी लगती हो कंपनीज उसकी बना सकते हैं। आपके घर में जो आपको ब्रांड दिखते हो, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा, उन सब की आप बना सकते हैं ताकि आपको पता चले, और उनके ऊपर आपको यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके अगली वीडियो में हम समझेंगे कि इनको एक्चुअली पिक कैसे किया जाता है, एक दो और चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।